हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू यमी यमी क्रंच वीडियो। ये है तो मैं अपना क्रंच स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करें, फुल इंजॉय करें। मैं फर्स्ट बाइट सोलो लूँगी। ठीक है, चलो
तो बताइएगा फ्रेंड आज का क्रंच आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्रंच के साथ। ओके बाय। हेलो एवरीवन। तो इस स्टोरी के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है ली चियान, और वो एक पोर सी गर्ल है जो कि छोटे मोटे टास्क करके बस अपना गुजारा चलाने की कोशिश करती है। और आज भी वो कुछ ऐसे ही टास्क पर लगी हुई थी। एक्चुअली एक चीटर हस्बैंड के खिलाफ उसने सबूत इकट्ठे करके उसकी वाइफ तक पहुंचाने थे। अब अपना ये टास्क तो वो बहुत अच्छे से पूरा कर लेती है, लेकिन ये करने के बाद वाइफ ने तो उसे पैसे दे दिए थे, लेकिन वो हस्बैंड अब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है क्योंकि उससे दुश्मनी भी निकालनी थी। उसी टाइम पर हमें हमारे मेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है शन शू। वो शन ग्रुप का सीईओ है और इस टाइम पर उसका असिस्टेंट उसके पैरों में पड़ा हुआ था क्योंकि ग्रैंड माँ ने असिस्टेंट को धमकी दी थी कि शन को आज उसने एक ब्लाइंड डेट पर लेकर जाना है और अगर वो वहां ना पहुंचा तो असिस्टेंट अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा। अब असिस्टेंट पर उसे दया आ ही जाती है। ली चियान भी अपनी जान बचाकर भागने में लगी हुई है क्योंकि उस चीटर हस्बैंड के फ्रेंड्स उसके पीछे पीछे पड़े हुए थे। वो एक ड्रेसिंग रूम में घुस जाती है और अपना गेटअप चेंज करके बिल्कुल एक बॉय के रूप में वहां से बाहर निकलती है। उसी टाइम पर वो लोग जो उसका पीछा कर रहे थे उसको देखते भी हैं, लेकिन बिल्कुल भी उसे पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वो एक लड़का दिख रही थी। अब शनचू ब्लाइंड डेट के लिए उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और यहाँ पर वहां से भागती हुई ली के साथ उसकी टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से उनकी एक एक्सीडेंटल किस भी हो गई थी। शन बहुत हैंडसम था और हर कोई यही देख रहा था कि ये वीक सा लड़का कितना लकी है जिसे शन की किस मिली है। लेकिन उसी टाइम पर शन ली को रोक लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम पैसे की खातिर एक काम करोगे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी पेमेंट दूंगा। यहाँ पर ली को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो फौरन से उसके सामने बैठ जाती है। शनशू को यही लगा था कि एक बॉय है और वो भी उसके सामने ऐसा ही नाटक करने लगती है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये शन कंपनी का सीईओ है तो ये देखकर वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। उसे लगा था कि आज के दिन में उसे बहुत तगड़े पैसे बनने वाले हैं। अब शन ने उसे यही टास्क दिया था कि तुमने मेरा लव पार्टनर बनकर यहाँ पर बैठना है और मेरी ब्लाइंड डेट को भगाने की पूरी कोशिश करनी है। अब जैसे ही उसकी ब्लाइंड डेट वहाँ पर पहुँचती है तो वो दोनों लड़के ऐसे बैठ जाते हैं कि जैसे एक दूसरे से बहुत क्लोज हो, फ्रेंड्स से भी ज्यादा क्लोज। और इसी बीच ली जानबूझकर उस ब्लाइंड डेट वाली लड़की को कुछ ऐसा दिखाती है कि जिसे देखने के बाद वो उठती है, शनचू पर गुस्सा करती है, चिल्लाती हुई वहां से भाग जाती है। और इस तरह से ली ने अपना टास्क पूरा कर दिया था। अब वही पेमेंट लेकर ली अपनी ग्रैंड माँ के पास पहुंच जाती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनका ट्रीटमेंट चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इसलिए बेचारी ली को जो भी काम मिलता था वो बिना देखे उस काम में पड़ जाती थी। उसकी ग्रैंड माई उसके लिए एक ही रिश्ता थी, वरना वो ऑर्फन पैदा हुई थी और उन्होंने उसकी जान बचाई थी और उसे पाला था और बड़ा किया था। आज डॉक्टर ने उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसों का बिल बता दिया था। ये सुनकर ली परेशान हो जाती है और उसे अपनी पॉकेट में जैसे ही मिस्टर शन का विजिटिंग कार्ड दिखता है तो वो सोचती है कि शायद ये मुझे कोई जॉब ही दे दें। वो दोबारा से उनके पास पहुंच जाती है। यहाँ पर शनचू बहुत नखरा दिखा रहा था और उससे कहता है कि मेरे ऑफिस में कोई भी जॉब नहीं और ना ही मुझे लगता है कि तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा है कि तुम यहाँ काम कर सको, इसलिए लड़के यहाँ से चलते बनो और कहीं और जॉब तलाश करो। अब ली तो एकदम निराश सी हो गई थी। वो वहां से खड़ी हो जाती है जाने के लिए, लेकिन उसी टाइम पर शनशू के ऑफिस में बाय की एंट्री होती है। बाय वो लड़की थी जिससे शन की ग्रैंड माउस की शादी कराना चाहती थी और वो ये चाहती थी कि उन दोनों की आपस में क्लोजनेस हो जाए। इसलिए आजकल बाय को उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनाकर वो ऑफिस ज्वाइन कराना चाहती थी। अब बाय सर पर आकर बैठी हुई थी और वो इतनी चिपकू थी कि उससे बचने के लिए शनशू यही कहता है कि मुझे मेरा नया असिस्टेंट मिल चुका है और मैं लड़कियों के साथ ज्यादा इजी नहीं होता, इसलिए एक लड़के को मैंने रखा है और वो ये है मिस्टर ली। और बस इसी तरह से बाय से बचते बचते अब ली की जॉब पक्की हो गई थी। वो शनशू कंपनी के सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट बन चुका था। लेकिन एक मुसीबत में तो वो पड़ चुकी थी। उसे रोजाना बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ता था कि कहीं से वो पकड़ी ना जाए। एक दो दफा के लिए तो नाटक ठीक था, लेकिन अब रोज रोज उसे बॉयज के गेटअप में ही ऑफिस में जाना पड़ेगा।
और उसको रोजाना रेडी करने में उसकी बेस्टी उसकी पूरी पूरी हेल्प करती थी और उसे टिप्स भी देती थी कि किस तरह से तुमने अपने बॉस के सामने जाना है और किस तरह के जेस्चर्स दिखाने हैं ताकि कभी भी उनको ये शक ना हो कि तुम एक लड़का नहीं बल्कि एक गर्ल हो। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में ग्रैंडमा भी आती है जो कि आकर शनशू पर काफी गुस्सा करती हैं और चिल्लाती भी हैं। कहती हैं कि इस फजूल से बेकार से पतले से लड़के को तुमने क्यों काम पर रखा हुआ है, तुम्हें चाहिए था कि तुम यहाँ पर बाय को रखते, वो तुम्हारी असिस्टेंट की जॉब में ज्यादा सूट करती थी। और यहीं पर ही दादी आगे से कुछ ऐसी बातें करती हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली शनशू की एक बचपन की लवर थी जिसका नाम उसने लिटिल गोल्ड फिश रखा हुआ था। एक्चुअली वो एक ऑर्फनेज में थी। वो दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे खेलते थे, लेकिन जब वो वहाँ से अब्रॉड जाने लगा था तो उसी टाइम पर उस लड़की ने उसे एक गोल्ड फिश का गिफ्ट दिया था और तभी से उसने उसका निकनेम लिटिल गोल्ड फिश रख दिया था। शनशू अब सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करना चाहता था जो कि उसकी बचपन की लवर थी, तभी तो वो हर तरह की ब्लाइंड डेट्स और अरेंज मैरिज से डरता था। अब एक दिन शनशू ली को लेडीज वॉशरूम में जाते हुए पकड़ लेता है और कहता है कि ये ठरकीपन मेरे ऑफिस में नहीं चलेगा, इसलिए सीधी तरह से तुम जेंट्स वॉशरूम में चलो, और उसे अपने साथ ले जाता है और जबरदस्ती अपने साथ खड़ा भी करता है और ये भी बोलता है कि तुम जल्दी सुसु कर लो, उसके बाद 2 घंटे की मीटिंग है, टाइम नहीं लगेगा। अब ली बेचारी तो मुसीबत में फंस गई थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस एटमॉस्फेयर में वो क्या करे। यहाँ पर शन उसके करीब आता है और कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मुझसे क्यों शर्माते हो, मैं भी तो एक बॉय हूँ, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम बहुत वीक हो, तो तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो सकता है मेरे पास कोई सॉल्यूशन हो। और ली को तो ये सुनकर काफी शर्म आ रही थी कि इसकी सोच कहाँ तक जा रही है। वह वहां से बाहर जाते हुए बाय दोबारा से शनशू के पास आती है और उससे कहती कि आज की चैरिटी पार्टी में मैं तुम्हारी पार्टनर बनकर आना चाहती हूँ, लेकिन शनशू तो उसे अवॉइड करता हुआ वहां से निकल जाता है। और उसके बाद ही ली को पता चलता है कि एक्चुअली शनशू को ऑर्फन बच्चों से बहुत लगाव है और तभी वो इस तरह की चैरिटीज में हमेशा पार्टिसिपेट करता रहता है क्योंकि इसकी ट्रू लव भी एक ऑर्फन गर्ल थी। अब शाम को उसी पार्टी में ली भी पर्सनल असिस्टेंट बनकर साथ में पहुंचा हुआ था। यहाँ पर वो एक सस्पिशियस सी हरकत देख लेता है। एक्चुअली बाय ने शन की ड्रिंक में कोई ड्रग्स मिलवा दी थी और ये सब कुछ होता हुआ ली ने देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो शन को कुछ भी बताती उसके पास बाय आ जाती और उससे कहती है कि तुम छोटे से लड़के हो, इसलिए इन बातों को नहीं समझोगे, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि पैसे लो और अपना मुंह बंद रखो। तुम ऑफ कोर्स शन के नए पर्सनल असिस्टेंट हो, उसके काफी क्लोज हो, तो ऐसा करो, ये ड्रिंक उसे पिलाने के बाद तुमने उसे इस रूम में लेकर आना है जहाँ पर मैं उसका वेट कर रही हूँ, और इसके बदले उसको बहुत सारे पैसों की भी ऑफर कर दी है। और जैसा कि हम जानते हैं ली को तो हमेशा से पैसों की ज़रूरत थी, तो वो चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेती है क्योंकि उसे लगा था कि इवेंचुअली इन दोनों की तो आपस में शादी होनी ही है। तो यहाँ पर शन जब ड्रंक होता है तो वो उसे अपने साथ रूम नंबर 909 में ले जाती है। शन ड्रंक होकर बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। यहाँ पर हर टाइम पर ली को उसकी फिक्र लगी रहती है, तो वो सारा समय उसकी हेल्प करती रहती। यहाँ पर शन इतना ड्रंक हो गया था कि वो ली को अपना बॉस समझ रहा था और खुद उसका सेक्रेटरी बना हुआ था, और इसी से फायदा उठाते हुए ली उससे अपनी बहुत सारी बातें भी मनवाती है और एक बॉस की तरह उस पर ऑर्डर भी जमाती रहती है। अब काफी देर इसी तरह से बीत चुकी थी, लेकिन ली हैरान थी कि अभी तक बाय यहाँ पर क्यों नहीं आई, और फिर इसी तरह से उन दोनों की आंख लग जाती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग आंख खुलती है तो शनशू तो खुश हो रहा था कि थैंक्स गॉड, एटलीस्ट मैं किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि अपने पर्सनल असिस्टेंट के साथ ही होटल के कमरे में हूँ। और फिर इतने में ऊपर से बाय आ जाती है जो उन दोनों को वहां इकट्ठे देखकर बहुत चिल्लाती है। शन तो बहुत फायदा उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है और तुम्हें क्या पता, शायद मुझे बॉयज में ज्यादा इंटरेस्ट हो। लेकिन ली तो यहाँ पर बाय के पीछे पीछे चली जाती है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि तुम ही कमरे में नहीं आई थी, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि रूम नंबर 909 नहीं बल्कि 606 था, जिसमें सारी रात बाय बैठी अकेली ही उसका वेट करती रही थी। अब इतनी मेहनत की थी लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स ली को पैसे तो मिलने वाले नहीं थे, तो यहाँ पर बाय वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो अभी भी ऑफिस में बार बार ली से बदला लेने की कोशिश करती रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि इसकी जॉब चुराने में ली का हाथ है, वरना आज शायद वही पीए बनी हुई होती मिस्टर शन की। वो आज उससे बदला लेने के लिए उसे एक टास्क पर भेज देती है कि तुमने एक मिस्टर से जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है।
लेकिन हैरत की बात थी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसे एक क्लब में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो मिस्टर जिन था वो थोड़ा रंगीन मिजाज का था। ली तो बस जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन जिन उससे कहता है अभी ठहरो, हम थोड़ा एंजॉय तो कर लें। और उसी टाइम पर शन छू को भी अपने असिस्टेंट के थ्रू पता चल जाता है कि आज ली कहाँ पर गया हुआ है। उसे उसकी फिक्र होने लगती है क्योंकि उसे सिर्फ इतना ही पता था कि वो एक भोला भाला सा सीधा साधा सा और कम एज का लड़का है। वो मिस्टर जिन को अच्छे से जानता था तो वो उसे बचाने के लिए उधर को निकल पड़ता है। और जैसे ही ली को एक लीश पड़ने ही वाली थी उसी टाइम पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। कैन टाइम पर आकर ली को बचा लेता है। यहाँ पर मिस्टर जिन उस पर काफी गुस्सा करता है और उससे कहता है कि अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो ठीक है, मेरे आदमियों से मुकाबला करो। यहाँ पर अब ली की खातिर शन भी आगे बढ़ता है और एक एक करके वहाँ के सारे बॉडीगार्ड्स की ठुकाई करके उन्हें साइड पर लगा देता है। यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा सीन भी आता है जब ली तो बहुत डर गई थी, तो उसी टाइम पर शन उसकी आइज पर हाथ रखता है और एक घुटने को ठिकाने लगाता है। ये सारा कुछ करते हुए शन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और ली की धड़कनें तेज हो गई थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो एक गर्ल थी और इतने हैंडसम बॉय को वो बहुत मुश्किल से रेजिस्ट कर रही थी। अब उसके बाद वो 1, 2 और 3 तक काउंट करता और उस क्लब से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भगा कर ले जाता है। ली सोचने लगती है कि इसे देखकर मेरा हार्ट फ्लटर क्यों कर रहा है, जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि एलिवेटर में प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से शन बहुत ज्यादा डर गया था। वो अंधेरे से डरता था, उसे फोबिया था। तो यहाँ पर ली उसकी हेल्प करती है। वो बार बार उसके पास आती थी, उसे कोई ना कोई बात सुनाती थी, लाइट जलाने की कोशिश करती थी ताकि वो डरे नहीं। यहाँ पर वो उसे काम करने के लिए एक सॉन्ग भी सुनाती है और ये वही सॉन्ग था जो कि बचपन में लिटिल गोल्ड फिश शन को सुनाया करती थी। ये सुनते ही उसे काफी हैरत होती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली लिटिल गोल्ड फिश की बैक पर एक स्कार था और वो स्कार बिल्कुल गोल्ड फिश के निशान का था। तभी तो उसका ये निक नेम पड़ चुका। वो आज जब ये सॉन्ग सुनता है तो उसे अपना फर्स्ट लव याद आ जाता है। वो उसे देखकर हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो आगे से कहती है कि मैं तो ली हूँ, ली चियान, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। और इतने में एलिवेटर ठीक हो जाती है और शन वहाँ से बाहर चला जाता है। जब ली घर जाती है वो शावर ले रही थी तो उसी समय हमें दिखाया जाता है कि उसकी बैक पर एक गोल्ड फिश वाला स्कार है। इसका मतलब है कि लिटिल गोल्ड फिश वही गर्ल है। अब शन को समझ नहीं आ रही थी कि उसे पता नहीं क्यों ली से काफी ज्यादा लगाव होता जा रहा था। वो आज भी उसके घर के बाहर खड़ा हुआ था और एक बहाने से उसे बुलाने की कोशिश करता है। कहता है कि तुमने लिफ्ट में मेरी बहुत हेल्प की थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। मैं तो खाना खा चुका, अब तुम भी जाकर सो जाओ। एक्चुअली उसे वही गेटअप बनाने में काफी टाइम लग जाना था जो करने का उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और वो नहीं चाहती थी कि वो ये पहचाने कि वो एक गर्ल है। उधर बाय का गुस्सा देखने वाला था क्योंकि ली उसके बिछाए हुए जाल में से निकल गया था। अब वो ऑफिस में आती है और उस पर चिल्लाने लगती है, इवन कि वो उसके स्नीकर्स को भी काट के फाड़ के फेंक देती है। अब यहाँ पर बाय की और ली की काफी लड़ाई हो गई थी और ये सारा कुछ शन को भी पता चल जाता है। शन यहाँ पर आकर बाय को डांटता है और आइंदा मेरे पर्सनल असिस्टेंट से तुमने कोई भी बात नहीं करनी, जो भी चाहिए मुझसे डायरेक्ट बात करना। अब जब शन देखता है कि उस बेचारे ने फटे हुए स्नीकर्स पहने हुए हैं तो उसे उस गरीब पर बहुत तरस आता है। वो उससे कहता है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स ने मेरे लिए शूज गिफ्ट में भेजे थे और वो नए स्नीकर्स हैं, इनमें से जो तुम्हारे साइज का है वो तुम आराम से रख लो। और ली जैसे ही उन स्नीकर्स को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वो इतने एक्सपेंसिव थे कि शायद वो अपनी पूरी साल की सैलरी में भी वो नहीं खरीद सकती। वो ये देखते ही खुश हो जाती है और फौरन से शूज पहनने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसे लेसेस बंद करने नहीं आ रहे थे और ये करने में शनशू उसके पैरों में बैठकर उसकी हेल्प करता है। और यहाँ पर दोबारा से ली का हार्ट बहुत फ्लटर किया था क्योंकि उसके लिए कभी भी किसी लड़के ने ऐसा नहीं किया था। अब उसके बाद शन को आज इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसकी लिटिल गोल्ड फिश कहीं से मिल गई है, तो वो जल्दी जल्दी उसी लड़की की तलाश में एक नाइट क्लब में पहुंचता है। लेकिन इन दी एंड उसे पता चला था कि वो स्कार सिर्फ एक फेक टैटू था जो कि फौरन से मिट जाता है। और ये देखकर वो परेशान हो गया था, लेकिन उस लड़की के साथ जो दूसरे बॉयज थे वो उसके पीछे पड़ जाते हैं उससे बदला लेने के लिए। अब यहीं पर ही ली चियान भी पहुंची हुई थी। वो यहाँ पर शन की हेल्प करने से खुद को नहीं रोक पाती, उसे एक साइड पर ले जाती है। अब एक लम्हे को तो शन हैरान रह गया था। उसे उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी दिख रही थी। फिर वो पहचान जाता है कि तुम ली चियान हो, तुम उसकी सिस्टर हो या तुम क्या चीज हो।
और फिर एकदम से उसे रियलाइज होता है कि मैं समझ गया, तुम मेकअप के शौकीन हो और इस वक्त तुम एक गर्ल की गेटअप में हो। अब उसी समय शन को बचाते बचाते ली उसे एक किस भी कर बैठती है ताकि उसके पीछे पड़ने वाले लड़के उसका फेस ना देख सकें। अब उनको तो वो वहां से भगा देती है और उसके बाद वो शन के सामने अपना नाटक कंटिन्यू रखती है और उससे कहने लगती है, क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गए हो? हाँ, मैं तुम्हारा पीए ली चियान ही हूँ और तुम्हें बचाने के लिए तो मैंने ये गेटअप बनाया है गर्ल्स वाला, लेकिन तुम इतना शर्मा रहे हो, इसका मतलब है कि शायद मैंने तुम्हारी फर्स्ट किस चुरा ली है। अब फिर उससे पूछने लगती है कि कहीं तुम अभी तक वर्जन तो नहीं, और ये सुनकर वो और भी शर्मा जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा ही था। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लिटिल गोल्ड फिश की तलाश में था जो कि बचपन से लेकर अब तक उसे दोबारा मिली ही नहीं थी। अब हमें नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाते हैं कि ली काफ़ी हैंडसम सा लड़का दिखता था और यहाँ पर ऑफिस की कुछ गर्ल्स उस पर फ्लैट भी हो गई थी और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती रहती थी। उसके लिए मज़े मज़े के लंच भी प्रिपेयर करके लाती थी और ये सारा कुछ ली काफ़ी इंजॉय करती थी। एक लड़का बन के भी उसे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। यहाँ पर एक गर्ल उसके लिप्स पर मॉइस्चराइजर लगा रही थी कि वहीं पर ही ऊपर से मिस्टर शन आ जाता है और उन दोनों को इस तरह से देखकर कहता है कि अगर ऑफिस में फ्लर्ट करोगे तो मैं दोनों को 500 का फाइन कर दूंगा। और ऑफ कोर्स इतना बड़ा फाइन सुनने के बाद ली के तो तन बदन में आग लग जाती है। वो जाकर मिस्टर शन से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन वो कहता है कि माना तुम शक्ल सूरत से अच्छे दिखते हो, लेकिन ये मत बोलो कि ये ऑफिस है। अब ली को भी एक आइडिया आया था, वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है और एक बोल्ड से बॉय के अंदाज में नाटक करती है। बोलती है कि फर्स्ट किस मैंने चुराई थी एक लड़के ने। ये सुनकर वो डर जाता है और कहता है ठीक है, लास्ट वार्निंग है, आइंदा ऐसा कभी ना हो वरना सैलरी काट लूंगा। अब उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड एक एड के शूट पर जाना था और उसी शूट पर हमारे सेकंड लीड को दिखाते हैं जिसका नाम टिंग है। वो एक सुपर मॉडल था और उसके पास से गुजरते हुए ली की उसे टक्कर हो जाती है, लेकिन वो ली को रोकता है और उसे कुछ दिखाता है। उसके पॉकेट से एक पैड गिर गया था। ये देखते ही ली को काफी शर्मिंदगी होती है। वो सबके सामने यही बोल देती है कि ये मैंने एक अपनी फीमेल कोलीग के लिए खरीदा था। उनकी नजर बहुत तेज थी। कहता है एक्सक्यूज मी, आपकी पैंट पर भी स्टेन लगा हुआ है। अब ये सुनते ही वो परेशान हो जाती और कहती है कि ये तो केचप का दाग है। लेकिन टिंग बहुत ही रोमांटिक स्टाइल में आगे बढ़ता है, अपनी जैकेट उतार कर उसकी पैंट के गिर्द रैप कर देता है और कहता है कि चाहे सारी दुनिया ने ना पहचाना हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक क्यूट सी गर्ल हो। अब इस तरह से उन दोनों को इतने क्लोज हुए शन शू भी देख लेता है, जिसे पता नहीं क्यों कहाँ से लेकिन जेलसी हो रही थी। अब जब टिंग वहां से गुजर जाता है तो यहाँ पर शन शू उसके पास आता है और उसे देखते ही वो डर गई थी। वो जैसे ही उसके ऊपर से जैकेट उतारता है तो उसे भी उसकी पैंट पर वो स्टेन दिख जाता है। ली तो बहुत झूठ बोलता है, कहता है कि नहीं ये तो केचप है, लेकिन शन कहने लगता है कि मैं अच्छे से पहचानता हूँ, ये केचप नहीं, ये तो ब्लड है। अब तुम और मुझसे नहीं बच सकते क्योंकि तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। अब ये सुनते ही ली बेचारी इतनी डर गई थी कि उसे लगा था कि मेरा राज फाश हो गया कि मैं एक लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ। लेकिन शन उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, हेमोरॉइड्स की बीमारी बहुत से लोगों को होती है तो तुम्हें भी है, शर्माते क्यों हो, इसका ट्रीटमेंट कराओ। और साथ ही साथ उसे डांटता भी है कि तुम्हें परहेज भी करनी चाहिए। देखो कल ही तुम एक फीमेल कोलीग से लेकर उसकी फिश खा रहे थे तो ये तो होना ही था। अब एक दफा तो ली की जान छूट गई थी। अब जब वो शूट पर खड़ी हुई थी तो वहां पर भी टिंग एक दो दफा आकर उससे बात करने की कोशिश करता है क्योंकि टिंग को वो लड़की बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत क्यूट दिख रही थी। यहाँ पर उस एड में एक लिप प्रिंट की जरूरत थी टिंग के फेस पर, तो उसकी चीख पर कौन किस करेगा। लड़कियों की तो लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन वो कहता कि कोई भी गर्ल मेरे करीब ना आए क्योंकि ये बॉय ये ड्यूटी करने वाला है और वो जानबूझकर ये ड्यूटी ली के जिम्मे लगा देता है। अब ली मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो तो एक लड़का बनी हुई थी। अब वो उसे लिपस्टिक लगा देते हैं और बार बार उससे शूट लेते हैं। हर दफा टिंग यही कह देता था कि शूट अच्छे से नहीं लिया गया और इसी बहाने वो बहुत सारी किसेस अब तक ली से इकट्ठी कर चुका था। और इन दी एंड लास्ट वाली किस जो वो उससे अपनी चीख पर करा था वो काफी रोमांटिक स्टाइल में थी और ये सारा कुछ शन ने भी देख लिया था और शन गुस्से में आकर उस पर काफी चिल्लाता है और उसके हाथ में उस वक्त हेमोरॉइड की मेडिसिन भी थी। अब ऑल तो उसकी नजर में ली तो एक लड़का था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे जालसी हो रही थी। वो उससे कहने लगता है कि तुम बहुत इंजॉय कर रहे थे ना उस टिंग के साथ, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। कभी तुम गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करते हो तो कभी सुपरस्टार्स के साथ। कोई तो लिमिट होनी चाहिए, बिलो द बेल्ट हरकतें मत करो।
और फिर पनिशमेंट के तौर पर उसको यही ऑर्डर करता है कि तुम 3 दिन तक ऑफिस में सारे के सारे टॉयलेट्स को साफ करोगे। और वो बेचारी ये काम करते हुए अपनी नाक पर हाथ रख के खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे बार बार स्माइल करनी पड़ती थी क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी और बॉस को नाराज़ करना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन जब से उसने इतनी दफा ली को टिंग को किस करते हुए देखा था, तो उसके माइंड में पता नहीं क्यों बार बार ली के लिप्स ही आए जाते थे। वो जहाँ जाता था बस उसे उसके लिप्स दिखाई देते थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि एक लड़के के लिए इस तरह का फोबिया मुझे क्यों हो रहा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसका मन जान चुका था कि वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। अब उसके बाद आज शाम सारे कोलीग्स एक पार्टी पे गए हुए थे और वहाँ पर सारे लोग यही बोल रहे थे कि जो हमारा नया कोलीग है ली, ये लड़का बहुत ही क्यूट है, लेकिन ये कहीं से भी मैस्कुलाइन नहीं दिखता। ये तो बहुत स्वीट सा लगता है और लगता है काफी वीक भी है, इसे थोड़ा ज्यादा खाना पीना चाहिए। लेकिन ये सुनते ही ली को गुस्सा आ जाता है। वो थोड़ा ड्रंक भी थी तो वो सबके सामने बॉयज की तरह की एक्टिंग करने लगती है और बहुत बड़ी बड़ी बड़के भी मारती है। कहती है कि जिस लड़की को मैं एक दफा देख लूं वो मेरी दीवानी ना हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। और अब तक पता नहीं कितनी अपनी गर्लफ्रेंड्स भी गिनवा देता है। अब सभी उसे चैलेंज करते हैं कि ठीक है, फिर हमारी नजरों के सामने तुम एक गर्ल के साथ फ्लर्ट तो करके दिखाओ, देखते हैं वो तुम्हें क्या रिस्पॉन्स देती है। और ये देखते अब ली वहीं से ही बाहर जाती हुई एक लड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं इसे पटा के दिखाता हूँ, वो भी 2 मिनट में। एक्चुअली वो उसकी अपनी फ्रेंड थी जिसे उसने वहाँ पर हेल्प के लिए बुलाया हुआ था। वो अपनी बेस्टी को 2 मिनट में ही उसी होटल के एक रूम में लेकर चला जाता है। अब सबको यही लग रहा था कि वाह, इसकी स्किल्स तो बहुत कमाल की हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बॉस शनचू को काफी गुस्सा आ रहा था। वो बाकी कोलीग्स को उनके कमरे के दरवाजे के बाहर से हटा देता है और फिर दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। अब उसे पता चल गया था कि ली तो बहुत आराम से बैठा खाना खा रहा है, जबकि बाकी की सारी नॉइसेस वो लड़की अकेली ही क्रिएट कर रही थी। अब वो उस गर्ल को तो पैसे देकर वहां से निकाल देता है और उसके बाद ली के करीब आता है और उससे कहता है कि देखो, अगर तुम में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कमजोरी है, तो उसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह की बीमारियों का इलाज हो सकता है। अब ली को दोबारा से बहुत शर्म आ रही थी कि क्या क्या सोच रहा है। इतने में वहाँ पर थंडर स्टॉर्म होता है जिसकी वजह से ली बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर शनचू उसके करीब आता है और उसकी आइस पर हाथ रख देता है और उससे कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देखकर उसे अपनी लिटिल गोल्ड फिश याद आ रही थी जो कि हमेशा बादलों के गरजने पर इसी तरह से डर जाया करती थी। लेकिन वो सोचने लगता है कि ये तो एक बॉय है। उसने गोल्ड फिश जार में भी रखी हुई थी और वो अक्सर उससे बातें भी किया करता था। वो यही सोचने लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों एक लड़के की तरफ क्यों अट्रैक्शन हो रही है। ये सोचकर वो एक साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है और उससे यही डिस्कशन करना चाहता था कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे एक लड़का अच्छा लगता है। अब ये सुनते ही जो डॉक्टर थोड़ा दूसरी टाइप का था वो खुश हो जाता है और कहता है कि मिस्टर हैंडसम, क्या तुम्हें मुझ में भी कोई अट्रैक्शन फील हो रही है। और ये सुनते ही शनचू तो वहाँ से बाहर की दौड़ लगा देता है और बस ये सुनते ही शनचू अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से दौड़ने की करता है। लेकिन उसी हॉस्पिटल में हमें दिखाते हैं कि ली भी खड़ी हुई है और उसकी किसी से लड़ाई हो रही थी क्योंकि किसी पेशेंट ने उसकी ग्रैंडमा से बदतमीजी की थी। अब जैसे ही वो पेशेंट ली पर हाथ उठाने वाला था तो उसी समय शनचू वहाँ पहुँच जाता है और उसका हाथ पकड़कर तोड़ मरोड़ देता है, जो कि उसके पर्सनल असिस्टेंट पर उठने वाला था। और उसके साथ ही जैसे उसे पता चलता है कि ली की ग्रैंडमा यहाँ पर बीमार है तो वो कहता है कि इनके लिए एक VIP रूम अरेंज करना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर उनके लिए रूम का तो अरेंज हो गया था। ये सुनते ही ली इतनी खुश हो जाती है